जेन जी है, जेन एक्स है, जेन अल्फा है, वो सब अपने आप को सर्वज्ञानी मानते हैं। रिटायरमेंट का गोल हो, जो भी आपका लक्ष्य है, सबके लिए पैसा तो चाहिए। रुपया कहाँ तक जाएगा? स्कूल का गणित मत भूला करिए कि कोई चीज अगर 80% गिरती है तो उसको 5 गुना होना पड़ता है आप जीरो पे आने के लिए। ये वाला जो मार्केट अभी नीचे जा रहा है, ये हो क्यों रहा है? टीवी चैनल सारा दिन मार्केट ऊपर गया उसके लिए भी कोई कारण ले आएंगे, नीचे गया तो उसके लिए भी कोई कारण ले आएंगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। रुपए में इन्वेस्ट करके अभी ज्यादा डेंजर है या बाहर इन्वेस्ट करके ज्यादा? हमारी दादी नानी गलत नहीं थी सोना खरीदने में भी। पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी आदमी क्या कैसे बनाए? अच्छा जॉब है, मैं 100% इक्विटी में डाल दूं। मैंने कहा नहीं, 100% आप इक्विटी में कभी मत डालिए। वो अपना लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखा के बोलेंगे कि मैंने ये एफएनओ में किया है, डे ट्रेडिंग में किया है, और पैसा कुछ नहीं कमाया। और कितने करोड़ कमाए हैं फ्रॉम द सो कॉल्ड ट्रेनिंग कोर्सेज, नॉट फ्रॉम द ट्रेडिंग। 4000 10 साल, हर साल जीरो से अबव किया है। 17 अमेजॉन खोलिए, 700 रुपए की पैंट के लिए आएगा, कोई इसको फाइनेंस कराना है क्या? हमारी आईटी कंपनीज भी देख लीजिए, वहां डीप सीक बन रहा है और हम इतना पैसा लेकर भी वी कुड नॉट इवॉल्व टू द नेक्स्ट लेवल। इतना कैश है इन कंपनीज के पास, कभी इन्होंने 50 करोड़ भी नहीं लगाया आर&डी टेक्नोलॉजी पे। तो आपको इंटरनेशनल बोल देंगे लोग, आप पैसा बाहर भेज रही है। इन्वेस्ट करना शुरू करिए, इवन इफ इट इज नॉट सो ऑप्टिमल, गेट द ब्रॉड एसेट एलोकेशन राइट। यू आर ऑलरेडी 80-90% आप यू आर थ्रू। देशभक्त पर पॉलिटिकल उथल पुथल के बारे में तो हम हमेशा बात करते ही रहते हैं। आजकल अमेरिका में भी बहुत उथल पुथल चल रही है, मोदी जी के ट्रिप के बारे में भी बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन एक चीज जिसके बारे में शायद थोड़ा सा और हमें फोकस करना चाहिए वो है देश की जो स्टॉक मार्केट है और जो इकोनॉमी है और जो आपकी वॉलेट की बात हो रही है, उस पर थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। पॉलिटिक्स से भी लिंक्ड है, इकोनॉमी से भी लिंक्ड है, जियो पॉलिटिक्स से भी लिंक्ड है, लेकिन हम उतने तो एक्सपर्ट्स हैं नहीं और ना 9 बजे के एंकर हैं जो हर सवाल का जवाब हमें मालूम हो। लेकिन देवीना मेहरा के पास एक बहुत कुछ का जवाब तो है, क्योंकि देवीना एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है जिनको हमने शायद सालों से फॉलो किया है सोशल मीडिया पर। और एक चीज हमने उनके बारे में हमेशा नोटिस किया है कि बेबाक बेटूक एकदम ब्लंट ओपिनियन देती हैं। देवीना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन देशभक्त। मैं आपसे कुछ भी पूछने से पहले, आपके नए किताब के बारे में बात करने से पहले, एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि मैं यूजुअली अपने गेस्ट के सामने रखता हूं, क्योंकि आजकल की जो जेन जी है, जेन एक्स है, जेन अल्फा है, वो सब अपने आप को सर्वज्ञानी मानते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाई शुड जेन नेक्स्ट लिसन टू यू? लिसन टू मी, दे शुड, आई मीन दैट्स अप टू देम, बट मार्केट या इन्वेस्टमेंट उनको करना है ये तो उनको कम से कम डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके जो भी गोल हैं, चाहे वो 60 साल में रिटायरमेंट का गोल हो या फिर बीच का कुछ हो कि हमको 35 साल में सब कुछ छोड़ के दुनिया घूमनी है, जो भी आपका लक्ष्य है, सबके लिए पैसा तो चाहिए। तो मैं आपको कहता हूं थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए। मैं जानता हूं कि आप अपना मुंह मियां मिट्ठू बनना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इनको बताओ, क्योंकि योर पर्सनल जर्नी, और इससे पहले कि हम मार्केट्स की बात करें, आपकी जो जर्नी है, आई एम अहमदाबाद गोल्ड मेडलिस्ट, और ऑफ कोर्स हमारा लखनऊ का ताल्लुक जो है वो अलग बात है, बट हाउ डिड यू बिकम व्हाट यू बिकेम एज अ वुमन? जो एंट्री आपको मिली बीएससी में, वो भी तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपकी बात लोग आज के डेट में सुनते हैं, लेकिन एक टाइम पर सुनते भी नहीं होंगे। कि मैंने ये वुमन चीज़ को जब मैं पढ़ रही थी या उसके बाद भी कभी इतना सोचा नहीं। मतलब आईएम में भी टॉप किया तो लड़कियों ने कहा रे लड़कों को हरा दिया, और मुझे लगा कि इसमें लड़की लड़का आता ही कहाँ से है। Correct. और वही बात थी जब मैंने काम करना शुरू किया पूरा सिटी बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक में, आई वॉज दी ओनली वुमन, कोई और वुमन ऑफिसर थी ही नहीं। लेकिन ये चीज़ भी मेरे दिमाग में खास आई नहीं। अब मैं उसको थोड़ा ज़्यादा अंडरलाइन करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता लगता है कि जो यंग लड़कियां हैं उनके सामने रोल मॉडल बहुत कम है। तो इसलिए मैं आजकल थोड़ा एम्फसाइज करती हूँ कि हाँ वुमन और आप अचीवर हो सकते हैं। और मैंने अभी भी एक स्पीच दी जिसमें मैंने कहा आप अपने सपनों को मत भूल जाइए, डोंट पुट समवन एल्सेस हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ड्रीम्स बिफोर योर ओन। मतलब आज की डेट में मुझे बहुत दुख हुआ, 2 दिन पहले आई वाज द चीफ गेस्ट एट अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, और वहाँ प्रोफेसर्स मुझे बता रहे थे कि लड़कियाँ टॉप ज़्यादा करती हैं, लेकिन हम लोग अगर पिछले 15 साल का चार्ट देखें तो हमारी टॉपर लड़कियाँ भी अधिकतर अब काम नहीं कर रही हैं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, काम करना छोड़ दिया। वो बहुत सैड चीज़ है। आई वॉज अ फेमिनिस्ट फ्रॉम एज 10, तो मुझे तो ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि वो मैंने कभी सोचा नहीं कि
बीइंग अ वुमन इज़ अ डिसएडवांटेज इन एनी वे। मुझे तो लगा कि आप जहाँ प्रोफेशनल हो वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हो। बट ये ज़रूर है कि बीएससी का कार्ड मिलना बहुत तरह से बहुत मुश्किल काम था। हाँ। क्योंकि ये बीएससी ने ये 92 में एडवर्टाइज़ किया था कि हम लोग 71 नए मेंबर बनाएंगे जो प्रोफेशनल हो, और 55 लाख उन्होंने रखी थी इसकी फ़ीस। उस समय बीएससी मेंबरशिप का मार्केट प्राइस था 2 करोड़। तो और सेबी नहीं था, कोई रेगुलेटर नहीं था, बीएससी ब्रोकर क्लब था। सबने बोला अप्लाई भी मत करो, बिकॉज बीएससी था 80% गुजराती 20% मारवाड़ी। बोला एकदम आउटसाइडर। ऊपर से मतलब माय पेरेंट्स वो प्रोफेसर्स, इस मार्केट से तो किसी का कुछ लेना देना नहीं, बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं। मैंने कहा ट्राई करते हैं। जो बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ गोल्स, विजुअलाइजेशन ऑफ गोल्स, तो बीएससी कार्ड मुझे लगता है सबसे बड़ा उसका मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो ये है कि बीएससी कार्ड मिल गया, जबकि कोई भी तरह से लगता नहीं था। बहुत लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया कि मिलना तो है नहीं, अपने भाई भतीजों को देंगे, आपको तो देंगे नहीं, तो पर मिल गया मुझे, और वहीं से जर्नी शुरू हुई। तो देवीना, आपके जर्नी के बारे में हम जरूर बात करेंगे। देवीना ने एक नई किताब लिखी है और उसी के चक्कर में हमने उनको पकड़ लिया है, क्योंकि आपके मतलब की बात होने वाली है आज। मनी मिथ्स एंड मंत्रास, द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट गाइड, और इसके बारे में भी बात करेंगे और आपके जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मैं शुरुआत इसलिए करना चाहूंगा, जिस प्रीटेक्स्ट में मैंने आपको इसलिए पकड़ भी लिया, जिससे थोड़ा सा ज्ञान मिल पाए और समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एलिफेंट इन द रूम, और उसके बाद हम बैक ट्रैक करके किताब पर भी जाएंगे और स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस पर भी जाएंगे। लेकिन आपसे प्राइमरी पॉइंट आपसे बात करने का था, क्योंकि आपने हमेशा, ये सबको मालूम है कि फर्स्ट ग्लोबल का एक रेप्यूटेशन है, आपकी रिसर्च का एक रेप्यूटेशन है कि बॉस जो है वो सामने रखा जाएगा, ये चिकनी चुपड़ी बातें से काम नहीं चलेगा। तो ये जो शुगर कोटिंग होता रहता है आज के एनालिस्ट में भी ना, नहीं ग्रीन शूट्स हैं, नहीं अब ठीक हो जाएगा, तो कभी कभी लगता है कि खराब कब हुआ, अब बोल रहे हो कि बाउंस बैक कर रहे हैं। तो हमने कहा आप बाउंस बैक की बात कर रहे हो, लेकिन आपने तो कभी एडमिट किया ही नहीं है कि चीजें खराब हुई हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट टू नो फ्रॉम यू, जब मार्केट इतना मेल्टडाउन हो रहा है या मेल्टडाउन नहीं हो रहा है कंपेयर टू द फैक्ट इज, आपने तो इससे बहुत बड़े बड़े मेल्टडाउन देखे हैं, हाउ बैड इज द मार्केट सिचुएशन अभी? इतना कुछ खराब नहीं आकाश। सबसे पहली अगर आप एक ब्रॉड लेवल पे देखें तो आप पिछले 18-19 साल देखिए, हर साल 10% से ज़्यादा का करेक्शन कह लीजिए, मार्केट का गिरना कह लीजिए, जो भी है, वो 3 ही 4 ऐसे साल हैं जब वैसा नहीं हुआ, जब 10% से कम गिरा है मार्केट ऊपर से। ठीक है। और उसमें एक साल 2023 भी था। तो 2 साल के बाद आपका ये जो 10, 11, 12% गिरा है, तो ये ऐसी कोई अनहोनी नहीं है, कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। जिसने बाजार देखा हुआ है उसको मालूम है ऐसी चीज़ें होती ही हैं, और ये मतलब नियम है बाजार का। हम लोग सब थ्योरी में जानते हैं कि स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल चीज़ है, पर हम लोग सोचते हैं वॉलेटिलिटी का मतलब है कि एक साल 20% रिटर्न मिलेगा, अगले साल 5% रिटर्न मिलेगा। नहीं, अगले साल -20 भी हो सकता है। तो ये तो बाज़ार का नियम है, यही ऐसा ही है बाज़ार। लेकिन जहाँ तक बहुत बड़े रिस्क की या क्रैश की बात है, तो अगर आप जो लार्ज कैप्स हैं, जो पुरानी बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं नज़र आता। और उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि आप 2010 से 20 का जो दशक देखें, तो उसमें जो इक्विटी मार्केट ने रिटर्न दिया वो बहुत कम था। हम समझते हैं कि इक्विटी से आपको मिलेगा 15-16%, जबकि उस पूरे दशक में आपको 9% भी नहीं मिला। तो आपने अगर 100 रुपये लगाए होते, मतलब उससे आपको उतना पता नहीं लगता कि अगर आपने 100 रुपये लगाए होते 2011 में, तो 10 साल में आपको केवल 230 रुपये मिलते, जबकि फिक्स डिपॉजिट में ही आपको 200 मिल जाते। जबकि आपने 1980 में 100 रुपये लगाए होते तो 10 साल में आपको 700 मिलते। तो इतना बड़ा जो गैप था, उसके कारण ये जो 2020 के कोविड लो से चला बाजार, वो उस कारण से उतना रूम था उसको ऊपर आने का। तो वो वहाँ तक तो ठीक है कि, और जो बड़ा क्रैश होता है वो होता है जब आप ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर चले गए। अभी तो आप ट्रेंड लाइन तक पहुँच रहे हो मुश्किल से। ठीक है। तो वो वहाँ पर मुझे रिस्क नहीं नज़र आता। और जो दूसरा रिस्क जिसके बारे में अभी नहीं, बहुत सारे लोगों को अभी होश आया है एक तरह से बाजार गिरने के बाद, लेकिन मैं ये तो बहुत कई महीनों से, बल्कि कई तिमाही से कह रही हूँ। मैंने तो अभी अपना रीट्वीट भी किया जुलाई का अपना ट्वीट कि आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप से निकल के स्टेडी लार्ज कैप में जाइए। ये तो मैं कब से कह रही हूँ। और जो लोग नए आए हैं बाज़ार में, उनके पास ये इतिहास नहीं है कि
जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, इंडेक्स लेवल पे बोल रही हूँ, जो 2008-9 में वो लगभग 80% गिरा था, 78% अगर मैं एग्जैक्ट नंबर लूँ। और वो उसके बाद 8 साल लगे इंडेक्स को उस लेवल पे आने में, 2016 हो गया। लेकिन वो भी खाली थ्योरी है आकाश, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि वो, बिकॉज वो इंडेक्स ही हर साल 18-20% बदलता है, तो 8 साल बाद वो अलग ही इंडेक्स है। जो स्टॉक गिरे वो कभी वापस ही नहीं आए। वो मतलब जो ये लोग भूल जाते हैं कि आज के दिन में बाजार में लगभग 4-4.5 हज़ार स्टॉक ट्रेड होते हैं। अगर आप पीछे जाए कि कितने स्टॉक्स अभी तक कभी भी लिस्ट हुए हैं तो उसकी तादाद बहुत बड़ी है। मतलब 1990s में 2 साल थे जब 1200-1300 लिस्टिंग हुई। वो स्टॉक्स बहुत सारे बस शून्य में विलीन हो जाते हैं वो रहते ही नहीं कभी। ये ट्रू रिफ्लेक्शन भी नहीं है। हाँ, तो वो मतलब मैंने कहा कि उधर रिस्क ज़्यादा रहता है, जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप भी, और जो भी थीम जिस पे बहुत सारे आपके म्यूचुअल फंड की नई स्कीम्स आ रही हैं, जो एनएफओ, हाँ, डिफेंस, पीएसयू, स्मॉल कैप, ये सब जो पिछले साल आए, तो मतलब कुछ ना कुछ आता है। मैं तो कई बार ये कहती हूँ कि अगर आपको आसान नुस्खा चाहिए कि कहाँ पर बाजार में अति हो गई, कहाँ से निकल जाना चाहिए, तो वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स आ रही होती हैं। क्योंकि वो म्यूचुअल फंड स्कीम आती ही तब है जब वो थीम बहुत मैच्योर हो गई होती है, वो पीक के आसपास होती है, उसके बाद उसका गिरना लगभग निश्चित होता है। मतलब इंटरेस्टिंग, हाँ, वो मतलब और ये शॉर्ट टर्म हिस्ट्री नहीं है, लॉन्ग टर्म आप देखो कभी भी। मतलब जो 2001 का जो 2000 तक का टेक बूम था, उस समय सब आईटी स्कीम्स आई थी, जो 2.5 साल में 10 रुपए वाला 2 रुपए हो गई। और जो 2021 में, और ये मैं मतलब हाइंडसाइट में नहीं बोल रही, मैंने उसी टाइम टीवी पे बोला था, उस समय बहुत सारे नैस्डैक ईटीएफ्स और फंड्स आए थे, और मैंने कहा नैस्डैक ने बहुत अच्छा किया है। 3 साल आप सोच रहे हो ये अभी कंटिन्यू करेगा, ऐसा नहीं होता है। अगले ही साल नैस्डैक 40% घटा। उसके बाद कई लोग मेरे पास आए कि अब हम लोग निकल जाएं क्या। हमने कहा अब आपने खरीदा गलत टाइम पे, अब बेचिए मत गलत टाइम पे, बिकॉज स्टॉक तो 40%, 50%, 80% घट के भी हो सकता है सेल हो, लेकिन बड़ा इंडेक्स 40% डाउन है तो फिर रहता है कि ज्यादा लाइक्लीहुड इसका है कि वो ऊपर जाएगा। मैंने एक्चुअली यही ट्वीट किया था दैट आई एम गोइंग टू सिट डाउन विद वन ऑफ द बिगेस्ट names as far as the investment universe is concerned कि भाई आप बताइए आपको क्या सवाल पूछना है। मैंने आपका नाम नहीं बताया था, तो सबसे ज्यादा सवाल यही आया था कि अब क्या करें, अब जब मार्केट क्रैश कर रहा है तो देयर इज अ लॉट ऑफ पैनिक, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो कोविड के समय आए थे, ये पहला उनके लिए बड़ा क्रैश है। हाँ, वो तो अब डीपी अकाउंट से ही पता लगता है ना, मतलब कि कितने अभी डीमैट अकाउंट्स कितने बढ़े हैं कोविड से लेके अब तक। तो उनको वो क्या करें? शुड दे स्टे इन्वेस्टेड, शुड दे जस्ट होल्ड, या जितना कर रहे थे वो करते रहें एसआईपी? अगर आप ये स्मॉल कैप टाइप की चीज कर रहे थे तो वहां मत करिए, बट ओवरऑल करते रहिए। ओवरऑल मतलब अगर आप मल्टी कैप में थे, फ्लेक्सी कैप में थे, उस तरह की चीज़ में कर रहे हैं तो कंटिन्यू करिए। जो स्मॉल कैप वाला है वो भी उधर डालिए, जबकि उल्टा हो गया था पिछले 1-1.5 साल में, लोग लार्ज कैप से निकाल के स्मॉल कैप में डाल रहे थे, तो वो मत करिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ स्कूल का गणित मत भूला करिए कि कोई चीज़ अगर 80% गिरती है तो उसको 5 गुना होना पड़ता है आप जीरो पे आने के लिए। कोई चीज़ अगर 50% गिरती है तो उसको दुगना होना पड़ता है तब जीरो पे आओगे। तो वो पिछले साल जब सब स्मॉल कैप फंड मैनेजर बोल रहे थे हमने 50% कंपाउंडिंग दी 3 साल, मैंने कहा अगर आप, और उसके पहले ये सच्ची बात है कि ज़्यादातर उनका 80-90% गिरा था, वो जो 2018-19 में स्मॉल कैप गिरे थे, का 80% गिर के आप 50% कंपाउंडिंग 3 साल देंगे तब भी आप 25% डाउन रहेंगे अपने। तो अब जो आप पूछ रहे हैं, तो अब भी आपको देखना पड़ेगा अपने पास कौन से स्टॉक्स हैं। तो अगर जहाँ पर अभी भी लगता है कि डाउनसाइड है, और इस मामले में थोड़ा रूथलेस होना पड़ेगा आपको, कि ये नहीं कि हाँ मुझे अच्छा लगता है अब देखते हैं, अब इसी में पैसा वापस बुलाएंगे। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है कि अब मैंने ये खरीदा था, अब वो 100 का 65 हो गया, जब ये 100 होगा तो मैं निकलूंगा। तो बाजार को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने कितने में खरीदा था, और ये भी कहीं नहीं लिखा है कि उसी स्टॉक या उसी फंड से आपको पैसा वापस कमाना है। ठीक है, पैसा आप कहीं से भी कमा सकते हो। तो जहाँ जहाँ कायदे का इन्वेस्टमेंट नहीं है वहाँ से निकल के आपको स्टेडी और लार्ज कैप में रहिए। अगर आपने, और ये भी एक चीज़ है, कई बार लोग बोलते हैं कि आई वॉज वेटिंग फॉर अ करेक्शन टू इन्वेस्ट, तो मैं बोलती हूँ कि अगर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ करेक्शन हैव यू इन्वेस्टेड। सो वो भी हो जाता है कि आप बैठे ही रह जाते हो कि नहीं अभी थोड़ा और कंफर्मेशन आएगा, थोड़ा और कंफर्मेशन आएगा, क्योंकि बाजार बड़ी मज़ेदार चीज़ है। सबको मालूम है कि एक रिस्क होता है कि आप निवेशित हों और उसमें आपका नुकसान हुआ, लेकिन निवेशित ना रहने का भी एक नुकसान रहता है, एक रिस्क रहता है। आप 40 साल अगर देखें तो आप सोचेंगे 40 साल में 10 दिन कितना होता है, लेकिन अगर आप 10 दिन निकाल दें जो बेस्ट डेज है मार्केट के, तो
आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। अगर 30 आप सबसे अच्छे दिन निकाल दें, विच इज लेस देन 1 डे अ ईयर, तो आपका 90% रिटर्न निकल जाता है कि आप 100 से 80,000 होने के बजाय 8,000 पे आ जाते हैं। तो इसलिए बाजार से अलग रहने का एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। दूसरी चीज़, इस तरह के जो अप मूव आते हैं ना, वो हमेशा तभी आते हैं जब बाजार में डर होता है, अनसर्टेनिटी होती है, लोग बोल रहे हैं कि अभी नहीं करते, अभी थोड़ा देखते हैं। वो बुल रन में नहीं आते हैं। बुल रन में कभी भी इतना तेज नहीं भागता है बाजार। खाली उसका एक ही अपवाद है, वो है हर्षद मेहता की तेजी, बिकॉज उस समय रिग्ड मार्केट थी। नॉर्मल मार्केट में कभी भी, बुल मार्केट में इतना रैपिड मूव नहीं आता है। आप इवन देखिए, कोविड लो से जो चला था बाजार, 5 हफ्ते में 30% चल गया था। तो वो जब अनसर्टेनिटी होती है तभी ये होता है, जब सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर। मतलब अगर मैं तो एक बात बताइए, एंड आई एम आस्किंग दिस टू समबडी जिसने अपना रेप्यूटेशन, देखिए आपने अपना जो रेप्यूटेशन बनाया है वो ये है कि खरबों अरबों रुपए के वेल्थ मैनेजर्स आपका रिपोर्ट, फर्स्ट ग्लोबल का रिपोर्ट पढ़ के इन्वेस्टमेंट करते थे, पैसा लगाते थे। आपके रिसर्च रिपोर्ट्स आर लेजेंडरी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने दुनिया का मार्केट देखा है, आपने इंडिया का मार्केट देखा है, तो ये जो अभी गिरावट आ रही है, और ये मैं पर्सनली इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देशभक्त में हम देश की इकोनॉमी पर बहुत फोकस करते हैं और हम बोलते हैं कि हमने जितना फोकस करना था, हम पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, इकोनॉमी पे कम फोकस करते हैं। तो इसका देश की इकोनॉमी के साथ ये वाला जो मार्केट अभी नीचे जा रहा है, ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है? कहीं कोविड हो गया है, कहीं Y2K वायरस आ गया है? मैंने ये वाला जो डाउनटर्न हो रहा है, ये सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है? FIIs बाहर जा रही हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितना डालेगा, लगता है ही इज रनिंग आउट ऑफ स्टीम। ये हो क्यों रहा है? आकाश, मैंने कहा ना, ये बाजार का नियम है कि इस तरह के आपको मिलेंगे ही करेक्शंस, आप कह लीजिए, गिरावट कह लीजिए। हम लोग कारण बाद में खोजते हैं। जब बाजार में कुछ होता है, हम उसके लिए कहानी ढूंढते हैं, और ये दुनिया भर में यही होता है। मतलब पिछले 3-4 महीने में जब से बाजार इधर उधर होने लगा है, कंजम्पशन बोल रहे हैं लोग, कंजम्पशन खराब है, राइट? अब कंजम्पशन तो खराब था, एक्चुअली रियली खराब था उससे पिछले साल। करेक्ट। जो 23-24 में जो कंजम्पशन ग्रोथ था, वो इट वाज लेस देन 4%। इट वाज द लोएस्ट इन 21 ईयर्स। 2002-03 के बाद इतना कम कंजम्पशन ग्रोथ आया, जबकि इस साल हम लोग कंजम्पशन को 7-7.5% का एस्टिमेट है। तो कंजम्पशन तो स्लो इस साल हुआ ही नहीं, वो तो पिछले साल हो गया था, पर तब बाजार चल रहा था तो इसलिए किसी ने देखा नहीं। वो बाजार, मैं बोलती हूँ कि ये टीवी चैनल सारा दिन एवरी डे, जब मार्केट ऊपर गया उसके लिए भी कोई कारण ले आएंगे, नीचे गया तो उसके लिए भी कोई कारण ले आएंगे, जबकि मोस्ट ऑफ इट इज रैंडम मूवमेंट। तो वो कहीं भी, वो सब उनको अपना घंटे भरने हैं, पेपर भरना है, जो भी भरना है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू स्पेंड योर टाइम कि आज FII ने बेच दिया। और दूसरी बात ये भी मेरे से सब लोग पूछते हैं कि FII क्या करेंगे। अब मैंने कहा FII क्या करेंगे ये तो तब ज़रूरी है ना जानना कि अगर उसका कुछ इम्पैक्ट होता है, मतलब उसका सब टेक्स्ट क्या होता है कि FII बेचेंगे तो मार्केट गिरेगा, FII खरीदेंगे तो मार्केट चलेगा, राइट? पर ऐसा होता है क्या? मतलब हमारी एक स्कूल में मैथ्स टीचर थी, वो हमेशा हम लोग को ये कहती थी कि इस स्टेप से अगला स्टेप आप सीधा पता लग रहा है या आप कुछ बीच में जंप कर रहे हो। तो हमने, और मैंने ये बिजनेस ही शुरू किया था बिकॉज मार्केट वाज ओपन टू FIIs। डॉक्टर मनमोहन सिंह का बजट था लिबरलाइजेशन के, अगले साल की हम लोग मार्केट खोल रहे हैं FIIs के लिए। तो मैंने सोचा था कि चलो अब मार्केट विल प्रोफेशनलाइज, बिकॉज उसके पहले तो वो पुराने वाले ही ब्रोकर्स थे। ठीक है। तो लेकिन तब से ये भी देखा कि FII जो खरीदते हैं उसके कारण क्या बाजार चलता है। आप ये सोचिए 1994 से FIIs ने खरीदना शुरू किया इंडियन मार्केट में, और 94 से 2003 इज द ओनली 9-year पीरियड जिसमें मार्केट का रिटर्न 0 था। तो एक इतना सारा नया पैसा आया, उस समय म्यूचुअल फंड भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, मतलब UTI LIC 1-2 ही अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, और तब भी ये नया पैसा आने पर भी बाजार नहीं चला। तो इसका कुछ लिंकेज ही नहीं होता है। तो हम लोग खाली कारण बनाते हैं जो भी, और आप पूरे विश्व में देखिए तो यही होता है। अब जैसे 2003 से 7 का पीरियड है, उसमें अमेरिकन मार्केट ने बहुत खराब किया, और एमर्जिंग मार्केट जो कहते हैं, जो डेवलपिंग नेशंस की मार्केट, उन्होंने बहुत अच्छा किया। एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स उस पीरियड में 3.5-4 गुना हो गया, इंडियन मार्केट 6 गुना हो गया, बिकॉज वो 2000 पहले 9 साल 0 रिटर्न देने के बाद वो 4-4.5 साल में 6 गुना हुआ। ब्राज़ील 10 गुना हुआ। तो उस समय ये कहानी बन गई कि अभी तो US तो अब पुरानी कहानी हो गई, अब US का टाइम ख़त्म हो गया, अब इंडिया और चाइना का सेंचुरी है। तभी वो ब्रिक्स भी कॉइन हुआ कि अब इनका ज़माना है। उसके बाद अमेरिका फिर आउट परफॉर्म, अमेरिकन स्टॉक मार्केट फिर आउट परफॉर्म करने लगी, तो ये सब कहानियाँ भूल गए आप। तो
तो ये सब कहानी ढूंढी जाती है, तो उसका ज़रूरी नहीं। और दूसरी बात है, अर्थव्यवस्था को देखना चाहिए, बहुत ठीक बात है, लेकिन अर्थव्यवस्था और बाजार का सीधा सीधा ताल्लुक नहीं होता है, और मतलब जिसे बोलते हैं 1-to-1 कोरिलेशन ही नहीं होता, कॉजेशन तो अलग बात है। जैसे आप चाइना सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। चाइनीज मार्केट ने हाई बनाया था 2007 में, उसके बाद उनका जीडीपी 7 गुना हो गया, 6-7 गुना हो गया है, पर वो बाजार का हाई नहीं निकला। इतना बड़ा भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो ओके, एंड जो दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में आजकल बहुत बातचीत हो रही है, बहुत हेडलाइंस हो रही हैं, बहुत स्टोरीज हो रही हैं, वो है हमारा रुपया। रुपया को लेकर बहुत चिंता हो रही है। अब एक तो है ऑब्वियसली डॉलर वर्सेस, चाहे वो निर्मला जी बोले कि नहीं नहीं रुपया तो का ठीक है, डॉलर ज्यादा महंगा हो रहा है, ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और दूसरा पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो FIIs खींच रहे हैं, एक पॉइंट ये बोला जाता है कि वो इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि रुपया का जो वैल्यू है आफ्टर FII उसको लगाएगा, उसमें उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी पैसा लगा रहा है, और यहां आपका एक्सपर्टीज कम्स इनटू प्लेस बिकॉज यू डू इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आल्सो, तो रुपए में इन्वेस्ट करके अभी ज्यादा डेंजर है या बाहर इन्वेस्ट करके ज्यादा डेंजर है? देखिए, ये सब चीज़ आपको 1-6 महीने के लिहाज से नहीं देखनी होती, लेकिन अगर आप लोग बोलते हैं ना कि अपने लॉन्ग टर्म आपके गोल्स क्या हैं, 20 साल, 30 साल, 10 साल जो भी, तो अगर आप उस तरह से सोचे तो मैं एक ही आपको आंकड़ा दूंगी कि जब मैंने काम करना शुरू किया था तो डॉलर 12 रुपया था। तो इन द कोर्स ऑफ लेस देन अ करियर आपके 85-87% डिप्रिसिएशन हो गया है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो तो आप इस तथ्य को कैसे भूल सकते हो? ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि रुपया डिप्रिशिएट होता है और आपके देयरफॉर जो आप सेव कर रहे हो उसका वैल्यू घटता जाता है। वो 2010 से 20 का जो समय था उसमें डॉलर रिटर्न 0 ही लगभग बना था इंडियन मार्केट का। तो और हमारी दादी नानी गलत नहीं थी सोना खरीदने में, बिकॉज उस समय खाली वही एक करेंसी हेज था, वही एक माध्यम था जिससे आप रुपये के गिरने के अगेंस्ट कुछ खड़े हो सकते थे। पर अब वो बात नहीं है। लेकिन अभी तक जो भारतीयों का सोचने का ढंग है वो वही है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। जबकि अब वो जो लिबरलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है LRS है RBI की, वो काफ़ी जनरस है, $2.5 लाख पर पर्सन पर ईयर। तो अगर आप 4 लोगों का परिवार है तो आप $1 मिलियन हर साल भेज सकते हैं, मतलब 8.5 करोड़ रुपए आप भेज सकते हैं बाहर। तो वो तो मतलब सबके लिए बहुत हाँ, और तो वो आपको सोचना पड़ेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि आपको धीरे धीरे करके एटलीस्ट 30-40% आपका ग्लोबल होना चाहिए। अब ग्लोबल का मतलब ये नहीं होता कि खाली आप अमेरिकी बाजार में डाल दें। करेक्ट। US इज नॉट द वर्ल्ड। देयर आर पीरियड्स, जैसे मैंने अभी बताया कि जब US अच्छा करता है, पीरियड ऐसे भी होते हैं जब US अच्छा नहीं करता। अभी 10-12 साल से US बहुत अच्छा कर रहा है, तो कभी ना कभी वो चेंज होगा। मतलब इमर्जिंग मार्केट्स ने बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया है अमेरिका के बनस्पत 10-12 साल में। अब वो कभी, मैं नहीं बोल रही कि इसी साल बदलेगा, बट अब वो कभी ना कभी वो भी बदलेगा। तो आपको पूरा ग्लोबल देखना पड़ेगा। और ये चीज़ मेरे लिए पर्सनली एक कॉज है कि भारतीय लोग ग्लोबल निवेश नहीं करते हैं और करना चाहिए। इसलिए फर्स्ट ग्लोबल में हम लोगों ने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका एंट्री पॉइंट $10,000 है, मतलब कुल 8.5 लाख रुपया। जो चीज़ आपको, जिसमें पूरा ग्लोब है, सारी जोग्राफीज़ हैं, सारी कंट्रीज़ हैं, सारे एसेट्स हैं, जो आपको नॉर्मली कोई बैंक से $1 मिलियन से कम में नहीं मिलेगा वो प्रोडक्ट। क्योंकि यही है, मैंने कहा कि भारतीय लोग नहीं निवेश करते, होम कंट्री बायस इतना ज़्यादा है। इंडिया अब दुनिया के मार्केट कैप का 5% भी नहीं है, तो कोई कारण नहीं है कि आपका 90% या 100% निवेश यहीं हो। बट हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। आपने किताब में भी इसके बारे में एक चैप्टर लिखा है, मुझे मालूम है। लेकिन परसेप्शन तो यही है ना कि हम बाहर क्यों देखें, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट। तो हाउ वुड यू चैलेंज दैट? तो आप 90 के दशक में देखिए कौन सी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज थी? एशियन टाइगर्स, राइट? इंडिया वांटेड टू बी एन एशियन टाइगर, के हमको भी एशियन टाइगर बनना है। हाँ? और फिर क्या हुआ? 98-99 में एशियन क्राइसिस आई। एक साल में वो सब बाजार डॉलर टर्म्स में 50 से 90% गिरे। ताइवान 50%, इंडोनेशिया 90%, बीच में ये सब साउथ कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड सब 50 और 90 के बीच में। और मेरे लिए तो वो वेकअप कॉल था कि देखो ये डेंजर है एक मार्केट में होने। मैंने सिटी बैंक के टाइम में 6 महीने इंडोनेशिया लगाए भी थे। मैंने कहा आज इंडोनेशिया में होते तो 90% डाउन थे। तो वो ही मेरा मोटिवेशन भी था ग्लोबल होने जाने का, वन ऑफ द मेन रीजन। तो आप कह रहे हो डाइवर्सिफिकेशन up to 30% of एटलीस्ट, आई मीन एटलीस्ट, हाँ, मतलब मैं ऑब्जेक्टिवली बोले तो आपको बहुत डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया के लिए की तरफ तो वैसे ही एक्सपोज हैं। आपकी नौकरी इंडिया में है, आपका रियल एस्टेट इंडिया में है। तो इसमें तो आपको एंटी नेशनल बोल देंगे लोग कि आप इंडिया पर फोकस नहीं करना चाहती हैं, आप पैसा बाहर भेज रही हैं। यू आर सेइंग एटलीस्ट 30%।
should be internationalized. Okay. And no, but just to make that point थोड़ा सा और clear कि ये क्योंकि आप ये कह रहे हो कि रिस्क अदरवाइज ऐसे में डाइवर्सिफाई होना चाहिए, या यू आर नॉट बिलीविंग इन द इंडिया स्टोरी? ये 30% प्लस क्यों बाहर भेज रहे हैं हम? क्योंकि वो नेचर ही है स्टॉक मार्केट का, या इंडिया की स्टोरी का सवाल है? नहीं, ये डाइवर्सिफिकेशन तो आपको करना ही है ना, जो पुरानी कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है। तो आपके बाकी के एग्स तो वैसे भी इंडिया की ही बास्केट में है। जैसे मैंने कहा, नौकरी यहाँ पे है, रियल एस्टेट यहाँ पे है, सब यहाँ पर है, तो आप अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ कर देंगे। दूसरी बात मैंने ये भी अब देखी है, ये ज़्यादा हो गई है कि अब लोगों के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ सेटल हो जाते हैं। लोग रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं 6 महीना वहाँ रहेंगे, 6 महीना यहाँ रहेंगे, जो भी। तो आपको मतलब बेसिकली आपके हार्ड करेंसी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, वो भी एक चीज़ है वो। बट जैसा कि मैंने कहा, आप यहाँ भी हैं, तो अब फैक्ट तो यही है कि आपका अब आप 30 साल का अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बना रहे हैं, तो उसमें अगर रुपया इतना डेप्रिशिएट करता है, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने जब शुरू किया था तब 12 रुपया था, तो वो तो आपका कॉर्पस कम हो ही गया ना। तो मतलब एनी पुट ऑन रुपया कहाँ तक जाएगा अगले 6 महीने में? ये तो मैंने कोई टारगेट नहीं दिया है, बट फैक्ट इज़ कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किया है। इंटरेस्ट रेट कट के पहले भी जो हमारा इंटरेस्ट रेट पता नहीं थोड़ा ये मुश्किल नहीं हो जाए, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो हमारा, जैसे जो विश्व के इंटरेस्ट रेट थे और हमारे जो थे, उसके बीच में जो गैप था, वो मेरे ख्याल 20-25 साल के लो पे था, और उस पर भी हमने कट किया है, तो वो और कम हो गया है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की कोई भी किताब उठाएं, तो अगर आप इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो वो तो होना ही था, मतलब तो इट वाज ऐसी नहीं, वही अप्रत्याशित बात नहीं थी। अब वो पता नहीं आरबीआई क्यों उस पर इतना ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। करेक्ट। अच्छा, चलिए एलोकेशन की बात करते हैं। नाउ यू आर सेइंग ऑब्वियसली दैट अ स्मार्ट इन्वेस्टर 30% प्लस आप बाहर रखो, लीवरेज करो डॉलर को। और यहां एक और जो डिबेट चलता रहता है, मुझे भी किसी ने बोला था और मैंने वो बात नहीं मानी थी उस समय, कि 25% तक गोल्ड रखो। अगर वो बात मानी होती तो आज थोड़े ज्यादा पैसे होते लाइफ में। तो जो एसेट एलोकेशन होता है, गिवन द फैक्ट कि गोल्ड भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आदमी फिर गोल्ड की तरफ भी जाता है। इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, आदमी रियल एस्टेट की तरफ भी जाता है, उसके बाद इक्विटीज है, डायरेक्ट स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है। तो अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी आदमी कैसे बनाए, क्या पॉइंट सोचकर बनाए? वो इतने सारे जो क्लास, सबसे पहले तो आप कॉन्शियसली बनाइए एसेट एलोकेशन, क्योंकि अधिकतर होता है कि आपका हो गया कुछ, आप देख भी नहीं रहे हैं कि आपका कैसे एसेट एलोकेशन है, आपने उस फ्रेमवर्क से ही नहीं देखा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि गूगल मैप में आपको खाली कहाँ जा रहे हैं वही नहीं बताना होता, कहाँ से शुरू कर रहे हैं वो भी बताना होता है। तो सबसे पहले तो देखिए आप हैं कहाँ पे आपका, और उसमें पहले ब्रॉड कैटेगरी देखिए। इक्विटी में आप डायरेक्ट इक्विटी में है या इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, वो इक्विटी की कैटेगरी में आता है। फिर फिक्स्ड इनकम, उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट है, बॉन्ड्स हैं, जो आपकी सेविंग स्कीम्स हैं, उस तरह की चीज़ें हैं, प्लस इक्विटी म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड है। फिर रियल एस्टेट है, गोल्ड है, हो सकता है आप ये क्रिप्टो भी कुछ आपने लिया हुआ हो, तो वो सब देखिए। दूसरी साइड आपके ऑफकोर्स लोन होंगे, तो ये देखिए कि आपका किस तरह से है। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं कि आई एम इन माई 20s, अच्छा जॉब है, मैं 100% इक्विटी में डाल दूं। मैंने कहा नहीं, 100% आप इक्विटी में कभी मत डालिए, क्योंकि इक्विटी में वो पैसा डालिए जिसमें मोटा मोटा 8-10 साल आपको हाथ ना लगाना पड़े, और बीच में हमेशा कोई ना कोई इस तरह के खर्चे आते हैं। आपको घर खरीदना है, नौकरी छूट गई, बाहर पढ़ाई करने जाना है, तो वो उतना भर आपका सब चीज़ इक्विटी में नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी का प्रेडिक्टेबिलिटी 1-2 साल में कुछ नहीं रहता है। मतलब वो चीज़ लोग भूल जाते हैं। जैसे एक वो राकेश झुनझुनवाला पे किताब आई थी, उसमें उन्होंने लिखा तो बहुत कुछ था, ऑथर को भी ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन मेरे हिसाब से उस किताब का सार उसकी एक लाइन में था कि वो राकेश कहता है कि मैंने जो पैसा बनाया 89 to 92 में बनाया, ये 2003 to 7 में बनाया, और एक पीरियड और 3 पीरियड में मैंने पैसा बनाया। बीच में 5-5 साल ऐसे थे जहां मेरा पैसा नहीं बना। मैंने कहा उसकी सुपर पावर ये नहीं थी कि स्टॉक पिकिंग, उसका सुपर पावर ये था कि उसको समझ में आया कि इक्विटी मार्केट में रिटर्न इतना लंपी होता है कि आपको 2 साल में 8 साल का रिटर्न मिल जाएगा, 5 साल कुछ नहीं मिलेगा, आप उसमें धैर्य रख सकें, तो वो सुपर पावर है। दैट द स्टेइंग पावर। फेयर इनफ। आपकी किताब में जाने से पहले एक लास्ट सवाल, क्योंकि आजकल बड़े लोग पूछ रहे हैं इसमें, एंड अगेन मैं आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी एन ऑरिकल, लेकिन बड़ा डिबेट है इस पे कि इतना ओवर वैल्यूएशन की बात चल रही थी हमारे मार्केट की। आज के डेट में जितना 10-11%, 12% हम गिरे हैं, आज हम ओवर वैल्यूड हैं, या आज वैल्यूएशंस आर लाइक अच्छा अब चेरी पिकिंग कर सकते हैं आज के डेट में इंडिया में? चेरी पिकिंग आप पहले भी कर सकते थे, मतलब ये इसमें आप वैसे तो इसलिए जिसके कारण लोगों को दुख दर्द ज़्यादा हो रहा है कि आपका इंडेक्स तो 10-12% गिरा है, लेकिन एवरेज स्टॉक जो मीडियन स्टॉक बोलते हैं वो 25-30% गिरे हैं, तो वो एक बात है।
तो ओवरऑल वैल्यूएशन देखने का कोई बहुत विशेश मतलब नहीं होता, आपको देखना पड़ता है कि उस स्टॉक का वैल्यूएशन कहाँ पर है, तो वो आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, सो उस पर आते हैं फिर, बिकॉज आपने अपने बुक में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से छोटे चैप्टर्स हैं मैंने देखा, और बहुत सारे जो सवाल हैं, वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस शुड यू डिप्लॉय योर मनी इन, मोनोपोली और डोमिनेंट बिजनेस, तो काफी छोटे डाइजेस्टेबल तरीके से आपने लिखा है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए देवेना, मनी मिथ्स एंड मंत्रास, ये किसके लिए है किताब? हु शुड बी रीडिंग दिस बुक? तो एनीवन इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग एंड एवरीबॉडी शुड बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। सो मैंने इसको जितना सिंपल हो सकता है उतना बनाया है कि समझ में आए, इसीलिए मैंने बॉक्सेस डाले हैं, समरीज डाली हैं, जहां पर उस विषय में मैंने वीडियो बनाया है तो उसका QR कोड भी डाल दिया है कि आप वीडियो भी देख सकते हैं। और जस्ट मेक इट एज सिंपल, बिकॉज ये हो सकता है मेरे पेरेंट्स के टीचिंग जीन्स हो कि लगता है कि कोई चीज़ समझ में आई है तो उसको ठीक से समझा दें किसी को, तो वही मेरा इसमें अटैच। बिकॉज जैसे ये फॉर एग्जांपल आपने ये चार्ट्स सिंपल तरीके से हैं, हाँ, पर मैंने बहुत टेबल वेबल नहीं डाले हैं, 2-3 ही चैप्टर में आपको टेबल मिलेंगे, बिकॉज ऐसा फिर उससे कई बार दिमाग बंद हो जाता है कि तो इसीलिए जो कहना है उसको भी हाईलाइट किया है। और मैंने ये भी, मतलब पब्लिशर बोलते हैं कि सारे चैप्टर आप एक ही लेंथ के लिखिए, मैंने कहा नहीं, कोई चीज़ मैं 1000 शब्द में समझा सकती हूँ, किसी में 3000 लगेंगे, तो मैं नहीं, तो वो मैंने उस हिसाब से। मैं आपको सबसे बड़ा सवाल पूछता हूँ, और जनरली जब आजकल के डेट के इन्फ्लुएंसर्स से ये सवाल, बड़ा डिबेट होता है आजकल के इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर कि घर रेंट करें या घर खरीदे। मेरे को एक चमेट मारूंगा अगर ये सवाल कोई पूछेगा, क्योंकि जब इंडिया में कोई लैंडलॉर्ड आकर भगा देगा तो उसके बाद ये सारे कैलकुलेशंस हवा में चले जाते हैं कि घर रेंट करें या खरीदें। लेकिन म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की दुनिया में भी एक सवाल होता है, डायरेक्ट इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड, क्योंकि मेरे जैसा बंदा भी जो सारा दिन काम कर रहा होता है, जिसके पास लिमिटेड फंड है और लिमिटेड टाइम भी है, तो वो क्या इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग कर भी सकता है? एंट्री कब करे, एग्जिट करे? सो टू अ ले 25-year-old गाय जिसने कमाना शुरू किया है, मे बी ही हैज 10-15 his or her sorry, absolutely. और सब अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है तो आप म्यूचुअल फंड में डालिए, मतलब उसमें कोई इतना बड़ा डिबेट नहीं है कि आप सीखते चलिए। और मैंने एक चैप्टर भी डाला है कि शुड यू बी अ DIY इन्वेस्टर, शुड यू बी अ डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर। और उसमें एक इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है कि आप अगर, मतलब वो तो ऑफकोर्स आप बिल्कुल ही शुरू कर रहे हैं तो अलग बात है, बट आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग किया है तो आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और उसको अनफिल्टर्ड देखिए। ये नहीं कि अच्छा जो किया वो जो डड्स निकले उसको भूल जाइए, आप पूरा अपना देखिए और बोलिए कि ये फंड मैनेजर A है, उसका ये परफॉर्मेंस है, बाकी ये फंड मैनेजर्स हैं, तो आप इस फंड मैनेजर जो आप खुद हैं उसको कितना एलोकेट करना चाहेंगे? आपको 100%, 80%, 20% क्या हो? और कई बार होता है कि ठीक है परफॉर्मेंस खराब है बट फिर भी मुझे मजा आता है ये करने में, तो फिर आप थोड़ा सा रखिए अपना खेलने के लिए, ठीक है, और या पार्टी में बात करने के लिए, ठीक है, पर अदरवाइज आप निवेश को एंटरटेनमेंट के लिए मत बनाइए कि मैं जाके पार्टी में बात कर सकूं, क्योंकि अधिकतर एक्चुअली आपका रिटर्न आएगा कि वी आर गेटिंग द एसेट एलोकेशन राइट। तो आप वो चीज़, ब्रॉड चीज़ को पहले करिए। और ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में कई बार होता है लोग शुरू ही नहीं करते कि हाँ एक बार सब समझ लेंगे तब शुरू करेंगे। तो आप अगर वो तो सब कैलकुलेशन, वो तो शायद इन्फ्लुएंसर्स भी आपको देते होंगे कि अगर आप 22 साल में इन्वेस्ट करना शुरू करें बनस्पत 30 साल में, तो आपको 30 साल में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्वेस्ट करना शुरू करिए, इवन इफ इट इज़ नॉट सो ऑप्टिमल, गेट दी ब्रॉड एसेट एलोकेशन राइट, वो वहाँ तक करिए तो यू आर ऑलरेडी 80-90% आप यू आर थ्रू। एंड डोंट बी ऑन एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रिस्क स्पेक्ट्रम, ये चीज़ भी मैं एक ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि कई बार मैं सुनती हूँ कि लोग जो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, इक्विटी भी नहीं किया, सीधा क्रिप्टो ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग में पहुंच गए। तो वो सब मत करिए। हाँ, मैं उस पे ही आ रहा था। ये जो इन्फ्लुएंसर्स का एक बहुत बड़ा नेगेटिव, आई डोंट नो आप कितना ट्रैक करते हो, और दुबई में भी ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं बाय द वे, वो अपना लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखा के बोलेंगे कि मैंने ये FNO में किया है, मैंने ये डे ट्रेडिंग में किया है, और पैसा कुछ नहीं कमाया, और सेबी इज नाउ टेकिंग एक्शन आल्सो। जो अभी जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया उसने मतलब कितने करोड़ कमाए हैं फ्रॉम द सो कॉल्ड ट्रेनिंग कोर्सेज, नॉट फ्रॉम द ट्रेडिंग से तो उसने 1 करोड़ भी नहीं कमाया। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द ऑडियंस जो इन लोगों को फॉलो कर रही है, और मैंने जो सर्टिफाइड लोग हैं उनको ना फॉलो करके दे आर फॉलोइंग दीज इन्फ्लुएंसर्स और उनके कोर्सेज खरीदे जा रहे हैं? मैं ओवरऑल कहूंगी कि ऐसी बेवकूफ़ी मत करिए, अपने खून पसीने की कमाई को इस तरह से मत वेस्ट करिए। ये मतलब ब्रॉडली तो यही बात है। और अगर आप सेबी का डेटा देखें, जैसे डेरिवेटिव ट्रेडिंग का है, हाँ, तो वो है कि 93% पीपल लूज मनी राइट, बट इफ़ यू लुक एट 93, एक तो जो 7% है वो भी एवरेज कितना बना रहे हैं, 60,000 साल का,
जो पैसा बना रहा है। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो वो 7% में कौन है, इट इज द FIIs, इट इज द व्हाट दे कॉल प्रॉप ट्रेडर्स। सो बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर वहां पर है, और जो इंडिविजुअल है वो 93% में है। और इंडिविजुअल में भी जो कम एजुकेटेड है वो ज़्यादा लूज कर रहा है, जो नॉन मेट्रो से है वो ज़्यादा लूज कर रहा है, जिसकी इनकम 5 लाख सालाना से कम है वो ज़्यादा लूज कर रहा है। सो बेसिकली अनसोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर लूज कर रहा है, और जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है वो उसके वो पैसा बना रहे हैं। बैंक से थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। मुझे बहुत बार कॉल्स भी आ चुके हैं कि आप यहां इन्वेस्ट करिए। बैंक्स भी तो इस मिस सेलिंग में इन्वॉल्व है, वो अपने प्रोडक्ट्स बेचने में लगे हुए हैं। ये आकाश, मुझे कई लोग बोलते हैं कि मैम आपका तो तकिया का नाम है कि आई एम अ नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स, तो आप तो हर इंटरव्यू में बोलती है। मैंने कहा बात सच्ची है, बैंक्स एंड लेंडर्स से मुझे डर लगता है, और अगर इंडेक्स में सबसे बड़ा वेटेज नहीं होता तो मैं देखती भी नहीं। अच्छा। क्योंकि मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि वो सब जगह से आपको नेगेटिव सरप्राइज ही आएंगे, पॉजिटिव सरप्राइज आने का बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है। मतलब मैं बैंकर रही हूँ, मैं बिफोर आई बिकेम एन इक्विटी एनालिस्ट, आई वाज अ क्रेडिट एनालिस्ट। तो एक बेसिक चीज़ है कि अगर आप बैंकर हैं, आपका कस्टमर ने बहुत अच्छा किया तो आपको कोई बोनांजा नहीं मिलने वाला है। अच्छा। आपको खाली वही मिलेगा ना जो आपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलना है, बल्कि ज़्यादा अच्छा वो करेगा तो वो शायद इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम करा ले। ठीक है। तो अब देयरफॉर आपका खाली डाउनसाइड रिस्क है, तो इसलिए एज अ बैंकर आपका खाली रिस्क ही रिस्क है, आपको अपसाइड नहीं मिल रही है। तो और बाहर बैठे आपको मालूम नहीं कि किस बैंक ने कहाँ लैंड किया है, तो इसीलिए वहाँ नेगेटिव सरप्राइज आ सकती है, बिकॉज यू हैव नो वे ऑफ असेसिंग कि उसका क्रेडिट बुक कैसा है, कहाँ पर हिट आएगा। एंड बैंक्स तो फिर भी थोड़ा सा संभल के रहते हैं, बट ये सो कॉल्ड फिनटेक और ये सब जो आए हैं उन सब ने तो क्रेडिट नॉर्म्स को और नीचा कर दिया। मतलब आज की डेट में आप अमेजोन खोलिए, आपको 700 रुपए की पैंट के लिए आएगा, ट्रैक पैंट के लिए, कि आपको इसको फाइनेंस कराना है क्या। 0% फाइन। हाँ, और वो एक बड़ा अच्छा कोट है कि ऑल इनोवेशंस इन फाइनेंस अल्टीमेटली कम डाउन टू ओनली वन थिंग, इंक्रीजिंग लेवरेज और इंक्रीजिंग डेट इन द सिस्टम। तो वो नई नई तरह से पैकेज होके आता है। BNPL क्या है, बाय नाउ पे लेटर। अब क्या होता है, वो इंस्टॉलमेंट स्कीम या किस्तों पे खरीदना, जो कि 100 साल पहले भी था, उसको अब BNPL के फैंसी नाम से आ जाता है। और सब यंगस्टर्स विल से कि आई एम अगेंस्ट डेट, आई डोंट टेक डेट, मैं तो खाली BNPL पे मैंने खरीदी है। तो वो तो वही है, वही पर लोगों के समझ नहीं आता ना। और तो वो, और हर दशक में किसी ना किसी फॉर्म में ये आता है, कभी लीजिंग कंपनी के नाम से, अभी फिनटेक के नाम से। तो मुझे तो बहुत डर लगता है। तो हम लोग का तो इन्वेस्टमेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में तो बहुत ही कम कभी रहता है, तो रहता है, नहीं तो जीरो भी रहता है। बैंकिंग भी यूजुअली हम लोग अंडरवेट रहते हैं। आप स्टॉक मार्केट के लिहाज से भी देखें तो पिछले 5 साल में, जब से हमने PMS शुरू किया, एक ही साल रहा है जब बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। हर साल, मतलब 2020 में एक वही सेक्टर इंडेक्स था जो नेगेटिव था, बाकी सब ऊपर थे। 2021 में आई थिंक मार्केट चला था 22% एंड बैंक निफ्टी चला था 11%, सो आधा। 2022 वॉज दी ओनली ईयर, 2022 ही एक साल था जब हमारे PMS में अबाउट मार्केट वेट था बैंकिंग। तो मैं आई एम नॉट सेइंग दैट यू ब्लो योर ट्रम्पेट हियर, बट मुझे एक सवाल फिर आ रहा है कि मैं ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूं, ये फ्रॉड लाइफस्टाइल दिखाकर जो चीजें बेच रहे हैं। बैंक्स मिस सेलिंग करती हैं, इसमें भी कोई डिबेट नहीं है, उसमें उन पर भी एक्शन हो चुका है। न्यूज एंकर्स के बारे में भी हमने काफी खबरें पढ़ चुकी है, वहां भी एक्शन हो चुका है। तो एक ले इन्वेस्टर जो है वो किसकी बात सुने, वो जो अपना नॉलेज बेस है वो कहां से बढ़ाए? पढ़ लिख के। आप वही बोल रहे हैं, आप दिन भर ये सब सोचेंगे। द वर्स्ट थिंग अबाउट लेट्स से वाचिंग बिजनेस टीवी इज कि आप सोच रहे हैं कि आप कुछ यूजफुल कर रहे हैं, पर आप यूजफुल नहीं कर रहे हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप अपना ही खुद, आपको अगर खुद से निवेश करना है तो खुद पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा फंड ठीक है और वहाँ इन्वेस्ट करें। नहीं तो ये इसका कोई इतना शॉर्टकट नहीं है कि आप। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा डाइग्रेशन भी हो सकता है कि ग्रुप में डिस्कस करने से एक्चुअली, मतलब इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट बेसिकली ग्रुप में डिस्कस करने से आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो खराब होता है। मुझे टिप्स दे दो। हाँ, टिप्स दे दो। बाजार में कौन क्या कर रहा है, मैंने कभी इस पे टाइम नहीं लगाया कि बाजार में कौन क्या कर रहा है। जब मैं दूसरे साइड पे थी, जब मैं ब्रोकर थी और फंड मैनेजर्स को सर्विस करती थी, तो एक बार एक फंड के पास गए थे और उन्होंने बोला कि देखिए हम लोग वेडनेसडे को, ये मतलब वीक में एक दिन हम लोग कॉल्स नहीं लेते हैं, बैठ के अपना काम करते हैं। और मुझे लगा कि बाकी टाइम आप कॉल्स क्यों लेते हो, मतलब क्या कर रहा है कोई बाजार में, किसी और इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, इस सब में क्या वैल्यू ऐड है।
मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ऑल दैट। तो मतलब आप अपना रिसर्च करिए अगर आपको ठीक लगता है। और अगेन मैंने कहा कि हो सकता है आप अगर कोई और काम कर रहे हैं तो आपको अपने को 100% अलॉटमेंट नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा पैसा रखिए जिसमें अगर आपको इक्विटी में खेलने का मन है, बाकी का फंड्स में या पीएमएस में या बेसिकली कोई प्रोफेशनल्स के थ्रू करिए, तो फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू। मैं ये वाले चैप्टर्स पे फोकस करने की कोशिश कर रहा था आपके बुक में, जहां आपने समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं बता रहा हूं मे बी आई एम मोर ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड, पीई रेशियो, प्रॉफिट, पैट, एपिटा। मुझे ऑनेस्टली मुझे कंपनी की एक वाइब आती है, और कभी कभी मैं सिर्फ वाइब की, हाँ ये कंपनी फ्यूचर में परफॉर्म कर सकता है, ये इंडस्ट्री अच्छा है। तो हाउ डिफिकल्ट इज इट, अगर मैं सोच लो फॉर एग्जांपल इसी किताब को लेकर बैठूं और समझने की कोशिश करूं टेक्निकल्स की, एक ले पर्सन को टेक्निकल समझने में कितना, मतलब इज इट दैट डिफिकल्ट? मैंने अपने आप को ठीक से इन्वेस्ट नहीं किया है इस बात पे। Technicals has a particular meaning in markets. So technicals is not PE and all that. Technical तो होता है वो प्राइस चार्ट पे जो काम करते हैं, Okay. वो टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। ये फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कितना मुश्किल होना चाहिए? शुड अ पर्सन लाइक मी अंडरस्टैंड इट, जो एवरेज इंटेलिजेंस का है? समझ तो आप सकते हो। मैंने ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा ही वो रखा और मैंने बोला कि अगर आप चाहें तो वो चैप्टर स्किप भी कर लें, लेकिन हर एक को समझने की उतनी ज़रूरत नहीं है, इन द सेंस कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप खुद ही से इन्वेस्ट करें। बट वो आप फिर गेट अ प्रोफेशनल, वही बोल रहा, फंड मैनेजर हो, पीएमएस मैनेजर हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, बिकॉज आप अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, ना ही आपके पास उतना समय है। Correct. और दूसरी बात ये भी रहती है कि हर समय लोगों का इस पर सब कहानी होती है कि हम कैसे चुनाव करते हैं खरीदने के लिए स्टॉक का। Yes. बट बेचने के लिए और रिस्क के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आपने खरीद भी लिया तो आप बेचेंगे कब? उसके लिए भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको खुद अगर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब वाइब वगैरह तो थोड़ा डेंजरस काम है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एंटरप्रेन्योर से अच्छा सेल्स पर्सन कोई नहीं होता है। वो मतलब, एंड मे बी बिकॉज दे रियली बिलीव इट, बट वो ऐसी आपको कहानी सुनाएंगे कि वो तो मतलब आपको तो सब अच्छा ही लगने वाला है। It will be a storied stock because it will all be stories. So, yeah, no, I mean, even if there is basis to it, I'm saying in general, they will always tell you a good story. कहानी तो सबकी अच्छी रहती है। इसीलिए मुझे थोड़ा सा ये इस बात का प्लस लगता है कि आई स्टार्टेड एज अ क्रेडिट एनालिस्ट, बिकॉज एज आई सेड, मतलब बैंक के लिए तो खाली डाउन साइड है। सो व्हेन यू स्टार्ट एज अ क्रेडिट एनालिस्ट, योर ओनली फोकस इज कि क्या मतलब क्या गड़बड़ हो सकती है, ये पैसा वापस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, मतलब इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि अपसाइड में तो आपने पार्टिसिपेट ही नहीं करना, जबकि आप इक्विटी में आते हैं तो सभी कुछ अच्छा लगता है। आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से मिलिए, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल कम आउट कि बढ़िया ही है ना। नहीं, इसमें मुझे पूछना है एक्चुअली, क्योंकि ये आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने एक दो हमने एपिसोड्स किए हैं ये आपके फिनटेक के स्टॉक्स, जो मोस्ट ऑफ द फिनटेक स्टॉक्स आर कंप्लीटली डेवास्टेटेड। आई थिंक यू ऑल्सो पॉइंटेड आउट टू दिस फैक्ट ऑल्सो। अब नाम लेने से कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट धू करके जल रहा है, लेकिन मार्केट्स और हेडलाइंस में उसी बंदे की खबर आ रही है और मुझे समझ में नहीं आता है। टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज रिपोर्ट्स दिखा रही है कि आपका प्रोडक्ट कभी प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं, लेकिन मार्केट्स उसी स्टॉक पर फोकस कर रही है कि आज 2% बढ़ गया है, आज 3% घट गया है, आज 5% बढ़ गया है। तो आपने इस पर भी लिखा है दैट यू शुड डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज एनालिसिस। तो मैं न्यूज देखकर नहीं इन्वेस्ट करूं, इसका मतलब है? ये तो न्यूज़ भी नहीं है ना, ये तो आप बाजार के मूवमेंट पे बोल रहे हैं। न्यूज़ मतलब अगर इट्स न्यूज़ अबाउट द कंपनीज बिजनेस, वो अलग चीज़ है। ये मतलब बाजार तो ये भी बोला, ये 2% 5% तो सब रैंडम मूवमेंट होता है। करेक्ट। मतलब डे टू डे मूवमेंट इन मार्केट्स इज रैंडम मूवमेंट अनलेस देयर इज फ्रेश इंफॉर्मेशन। अदरवाइज तो ये तो मतलब इसके तो आप कोई भी कारण बना के लिख लीजिए। तो गिवन योर एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज, आई एम नॉट आस्किंग यू टू नेम स्टॉक्स, लेकिन आज के मार्केट में जब थोड़ा सा डाउन है, व्हेन यू सेड ना कि अच्छा डाउन है, अब किया है कि नहीं किया है, तो सोचिए समबडी इज सेइंग दैट मेरे पास 10 साल का होराइजन है, तो वो कौन सी सेक्टर्स हैं इंडिया में दैट विल परफॉर्म वेल? क्योंकि मुझे हमेशा एक स्ट्रेस रहता है, आर वी फोकसिंग इनफ ऑन मैन्युफैक्चरिंग, आर वी फोकसिंग इनफ ऑन बिजनेसेस? हमारी आईटी कंपनीज भी देख लीजिए, वहां डीप सीक बन रहा है और हम इतना पैसा लेकर भी वी कुड नॉट इवॉल्व टू द नेक्स्ट लेवल। सो व्हाट सो मेनी पीपल आर राइटिंग टू अस इज दैट तुम इतना आईटी के बारे में बात कर रहे हो, ये बैकरूम बॉयज हैं, ये कोई काम नहीं करते, टेलीफोन डायरेक्टरी वाला काम कर रही है आपकी इन्फोसिस भी। Then what are the future industries themes that you would be? नहीं यार, यहाँ इंडिया अच्छा। ये आईटी वाला तो वैसे आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा। मैं 20 साल से ये बात कर रही हूँ कि इतना कैश है इन कंपनीज के पास, कभी इन्होंने 50 करोड़ भी नहीं लगाया R&D या टेक्नोलॉजी पे। आई मीन यू लुक एट
what India did in the initial years and you look at हमारा आपके होम टाउन लखनऊ में कितनी तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर एरोमेटिक प्लांट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, वो कितनी चीज़ें थी। और आप शुरू में देखो तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके जो इनिशियल फाउंडर्स वर ऑल ट्रेन्ड इन द पब्लिक सेक्टर। बट हम लोगों ने मतलब टेक में सो सैड, एट वन पॉइंट हमने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया था, सब किया था, आपने शायद उस पर प्रोग्राम भी किया रहा है, बट कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। पर जहाँ तक अब ये अलग बात है कि जो आप बोल रहे हैं 10 साल कौन सा सेक्टर और कौन सी कंपनीज अच्छा करेंगी, ये जो आपको बताता है ना कि उसके पास ये जादू की छड़ी है, जिसके पास ये क्रिस्टल बॉल है कि ये उसको मालूम है, ये किसी को नहीं मालूम है। हम देखते हैं अपने सारे के सारा पोर्टफोलियो को हर तिमाही पे बेस जीरो से कि आज हमारे पास कैश होगा तो हम लोग कहाँ होंगे। बिकॉज कई बार लोग हमको बोलते हैं कि आपने HDFC बैंक निकाला था 1996 में, अमेजॉन निकाला था 2001 में। हाँ। मेरा अभी बच्चा हुआ है, बताइए कौन सा स्टॉक मैं 25 साल के लिए खरीद लूँ। तो मैंने कहा इसकी किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। होती तो दुनिया में कोई तो एक निवेशक होता, कोई तो एक फंड मैनेजर होता जिसका 100% नहीं तो 50% स्टॉक मल्टीबैगर होते। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ है। 70 साल के करियर में वॉरेन बफेट बोलता है मेरे 10 डिसीजन ने मेरा पैसा बनाया है, और उसको पहले से नहीं मालूम कि कौन सा, बिकॉज व्हाट ही बाइज 85% ही सेल्स विद इन 2 years। लोग सोचते हैं वो खरीद के बैठे रहते हैं, नहीं, कोई भी नहीं खरीद। राकेश सेफ यू बेट ओवर द ईयर्स सो मेनी स्टॉक्स ही टॉक्ड अबाउट, ही डिडंट नो कि टाइटन, क्रिसिल और लुपिन से ही पैसा बनेगा। अभी मैंने वो टाइटन की तनिष्क की स्टोरी पढ़ी, द तनिष्क स्टोरी, उसके मतलब उनके CEO ने लिखा है, इतने अप्स एंड डाउन्स रहे, कितनी बार मतलब ज्वेलरी बिजनेस बंद होने की कगार पे आया, किसी को क्या मालूम होता है कि कौन सा स्टॉक अच्छा करेगा। और आप किसी की भी कहानियां, मतलब सब कहानियों की बात होती है, एक्सेल में भी आप कहानी बड़ी अच्छी सुना सकते हैं। अच्छा। तो आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट उठाइए, सब में होता है कि अर्निंग ग्रो करती जाएगी, लेकिन आज की डेट में आप देखो कि इवन 10 साल, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि 10% कंपाउंडेड, 20% कंपाउंडेड, जस्ट ग्रेटर देन 0 अर्निंग्स ग्रोथ एवरी ईयर। और 10 साल कोई बहुत लंबा समय नहीं है। इंडिया में लगभग 4,100 कंपनी 10 साल से लिस्टेड है। बताओ उसमें से कितनी ने हर साल बस मतलब ग्रेटर देन 0, हर साल प्रॉफिट घटा नहीं बढ़ा ही है। इतना भर कितने स्टॉक्स ने कम किया होगा? नो आइडिया। 17। क्या बात, नहीं 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 4,000 10 साल जिन्होंने कंसिस्टेंटली हर साल 0 से अबव किया है। 17। हाँ, और 20 साल खाली एक कंपनी है HDFC बैंक। पर किसी को मालूम था क्या कि मतलब मैंने जब 96 में रिपोर्ट मिली दिखी थी तो मुझे ये थोड़ी मालूम था कि यही एक HDFC बैंक ही होगा जिसने हर साल प्रॉफिट ग्रोथ आएगा। ये चीज़ किसी को नहीं मालूम होती। इसीलिए आपको जब मैं बोलती हूँ सबसे अच्छी चीज़ जो अपने पोर्टफोलियो के लिए आप कर सकते हैं कि जिस टाइम खरीदें कोई स्टॉक बोलें कि हो सकता है मैं गलती कर रही हूँ, क्योंकि हर एक आप चाहे जितना भी केयरफुली ढूंढेंगे, मतलब इसलिए आपको कम से कम 25-30 स्टॉक खरीदने पड़ेंगे अक्रॉस सेक्टर्स और विद सम सिस्टम, और फिर भी उसमें से 5-7 तो डड निकलेंगे, बाकी के कुछ होंगे जो ठीक ठाक रिटर्न देंगे। इफ़ यू आर लकी और आपने ठीक ठाक चुनाव किया है तो 2-3 हो सकता है उसमें मल्टी बैगर निकले, लेकिन आपको पहले से नहीं मालूम रहेगा कि यही 2-3 मल्टी बैगर निकलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बाजार इज अबाउट प्रोबेबिलिटी, एम्बिग्यूटी, अनसर्टनिटी। आपको नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो जो आप सोच रहे हो होगा वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपको पकड़े नहीं रहना है अपनी धारणा को कि हाँ ये स्टॉक तो अच्छा लगता था, अब गिर गया है तो मुझे और खरीद लेना है। नहीं, हो सकता है कहानी बदल गई हो, अब वो नहीं हो, चाहे वो कंपनी के कारण हो, चाहे उस इंडस्ट्री में कुछ हुआ हो। तो आज की डेट में जहाँ हम लोग ओवरवेट हैं वो है IT, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, बट हो सकता है वो बदल जाए। हम लोग तो हर बार देखते हैं कि हाँ क्या बदला। बिकॉज एक और चीज़ होती है कि जिसको कहते हैं एंडाउमेंट बायस, कि आपके पास जो चीज़ है वो अच्छी है। मतलब इवन सिंपल चीज़ जैसे कॉफ़ी कप है, मतलब ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने ये किया कि आधी क्लास को एक कॉफ़ी कप दिया, आधी को नहीं दिया। अब 10 दिन के बाद सबसे पूछा कि इस कॉफ़ी कप का क्या भाव होना चाहिए, तो जिसके पास है वो बोलेगा $60, जिसके पास नहीं है वो बोलेगा $4। दैट इज द और जिस चीज़ मतलब इतनी ऑर्डिनरी चीज़, तो जो आपने खरीदा है उसमें तो आपका ज़्यादा इमोशन इन्वेस्टेड रहता है कि मैं कैसे मान लूँ मैंने गलती की थी। तो आपको यही मान के चलना है कि गलतियाँ होंगी ही, और इसीलिए आप कहते हो कि AI और एल्गो प्लस ह्यूमन, माने मुझे प्लीज समझाइए व्हाट इज दिस, इस किस तरीके का ट्रेड आप नाउ दैट यू गाइज आर फ्रंटिंग की क्या होता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या कंप्यूटर कर रहा है, एल्गोरिथम कर रहा है, या अल्टीमेटली बाय प्रेस बटन कौन दबा रहा है? नहीं, ये ब्लैक बॉक्स नहीं है। तो वो मतलब क्यों हम लोग कर ही रहे हैं AI ML, नॉट बिकॉज कि इट्स अवेलेबल और नॉट बिकॉज इट्स फैशनेबल।
ये इट इज़ बिकॉज समथिंग फंडामेंटल इज चेंज। मैं कई बार ये लोगों को पूछती हूँ, स्पेशली जो यंग लोग होते हैं, कि हॉकी हमारा नेशनल गेम क्यों है? हॉकी में तो हम लोगों ने 50 साल कुछ किया नहीं, अभी मुश्किल से ब्रॉन्ज आया। बिकॉज वो इमोशनल था, बना था तो रह गया है। हाँ, बना क्यों था ना, क्योंकि बिकॉज 1928 से 70s तक वी डोमिनेटेड हॉकी, डोमिनेटेड टू द एक्सटेंट कि 2 ओलंपिक्स ऐसे थे जिसमें इंडिया के अगेंस्ट एक भी गोल नहीं हुआ शुरू से आखिर तक। तो गोल्ड मेडल में इंडिया, फिर बाद में इंडिया एंड पाकिस्तान की लड़ाई होती थी। और फिर हम लोग कैसे हीरो से जीरो हो गए, क्योंकि वो प्लेइंग फील्ड चेंज। आप घास से एस्ट्रोटर्फ पे आए तो स्किल सेट रिक्वायर्ड चेंज, कि पहले जो मेजर ध्यानचंद का ड्रिबलिंग और स्टिक वर्क था वो नहीं चाहिए था। अब आपको था कि कौन तेज दौड़ सकता है, कौन ज़्यादा फिट है, जिसमें इंडियंस अच्छे नहीं थे। और तो अभी इन्वेस्टिंग में भी ऐसा बहुत कुछ बदला है, जबकि लोग उसी तरह से मैनेज कर रहे हैं फंड जैसे 1990 में कर रहे थे। और क्या बदला है, क्योंकि पहले होता था कि आप जाएं कहीं भी तो आप कंपनी से मिलेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहीं पे नहीं, अमेरिका में भी वही था कि फिडेलिटी बड़ा फंड कोई है वो IBM से मिलेगा या प्रॉक्टर एंड गैम्बल से मिलेगा, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब वो चीज़ चली गई है। अब सब जगह ये रेगुलेशन है कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते। तो अगर एनालिस्ट मीट हुई, कॉन कॉल हुई, उसका भी ट्रांसक्रिप्ट आपको वेबसाइट पे डालना है। पहले तो मतलब 90 के दशक में तो होता था कि हमने नेगेटिव रिपोर्ट लिखी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट भी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, तो अगली क्वार्टरली मीट में नहीं बुलाएंगे। तो अब ये वो सब नहीं होता। तो अब आपके पास इन्फॉर्मेशन है। अब क्या हो गया, अब क्या स्किल सेट चाहिए कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे एनालाइज करें। तो अब वो स्किल सेट हैज मूव्ड फ्रॉम गेटिंग इन्फॉर्मेशन टू एनालाइजिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। करेक्ट। एंड देयर द मशीन्स आर बेटर, सो यू कैन पुट योर एक्सपर्टीज इनटू अ मशीन, और वो फिर उसको इवनली सारे स्टॉक्स पे करेगा, मतलब विदाउट बायस, विदाउट रैंडमनेस। तो अगर जैसे इंडिया में हम लोग 1000 करोड़ से कम मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी नहीं देखते हैं, तो लगभग 700-800 कंपनीज हैं 1000 से ऊपर। तो वो सिस्टम हमारा वो सबको 1 to 800 रैंक कर सकता है। उसके बाद हम लोग ह्यूमन फिल्टर लगाते हैं कि हाँ, कई बार सिस्टम ने तो हिस्टोरिकल डेटा पे या तो एक बार चेक करो कि वो सब ठीक चल रहा है, या हो सकता है जैसे एक टाइम हम लोगों ने देखा था कि एक कंपनी, एक सिस्टम ने रेकमेंड की, केमिकल कंपनी थी, पर हमने देखा उसका एक्सपोर्ट यूरोप को ज़्यादा है, तो हमने कहा यूरोप में अभी स्लो डाउन आ रहा है तो इसको नहीं खरीदते। तो उस तरह का थोड़ा बहुत करेंगे। अब थोड़ा रिस्क के कारण अगर बहुत सारी, जैसे अगर 10 फार्मा कंपनी आ गई टॉप 50 में, तो हो सकता है आप 6 ही खरीदें। आप 10 खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा एक सेक्टर की तरफ आ जाएगा। तो वो सब फिल्टर लगाते हैं। बट वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स इज डैनियल कानामान। तो उनकी दोनों बुक्स हैं, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एंड नॉइज। तो उसको पढ़ के समझ में आता है कि जो इंसान का जो दिमाग है वो इन्वेस्टिंग के लिए नहीं बना है, वो किसी और कारण से बना है। तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली इन्वेस्टिंग की जर्नी में पीछे लाती हैं। तो वो आप सिस्टम डाल के ही उसमें से निकल सकते हो, अदरवाइज टू मच इमोशंस कम इनटू प्ले। हाँ, और ये मतलब ये भी है कि हम लोग का इवन सिस्टम इज़ नॉट अ ब्लैक बॉक्स। अगर कोई कंपनी की रैंक पिछली बार 40 थी, इस बार 400 हो गई, तो हम लोग जाके देख सकते हैं कि किस कारण से, कौन सा फैक्टर डिटेरियोरेट किया जिसके कारण। और जैसे हम लोग ग्लोबली अब 20,000 कंपनीज़ को सिक्योरिटीज़ को देखते हैं। अब 20,000 सिक्योरिटीज़ तो चाहे मेरा जितना बड़ा टीम हो, मैं नहीं देख सकती, क्योंकि अगर मैंने 1000 एनालिस्ट भी लगा लिए तो दे आर नॉट गोइंग टू लुक एट एवरीथिंग द सेम वे। दैट्स द प्रॉब्लम। मतलब आप टेबल के चारों ओर 20 साल एक्सपीरियंस वाले 20 लोग बैठा लीजिए, सेम डेटा दीजिए, सबका व्यू अलग होगा। जिस दिन आपकी ऑफिस में आते हुए रास्ते में किसी से लड़ाई हो गई, घर में हस्बैंड या वाइफ से लड़ाई हो गई, तो आप वही डेटा दूसरी तरह देखेंगे। मतलब जैसे बोलते हैं कि दिस इज एक्चुअल डेटा, कि अगर आपको बेल चाहिए तो जज के सामने लंच से पहले मत आइए, लंच के बाद आएंगे तो बेल मिलेगा, लंच के पहले जाएंगे तो बेल नहीं मिलेगा। इससे एक और चीज, अभी काफी मार्केट में इस बात को भी लेकर थोड़ा सा शौक है ना हुआ कि 20 साल से ज्यादा म्यूचुअल फंड, जो फंड रनर्स हैं, वो सिर्फ 4 या 5 रह गए हैं। एंड द म्यूचुअल फंड्स आर बीइंग रन बाय वर्चुअल न्यूबीज 2-3 साल। सो हाउ रिस्की इज दैट? आई मीन, आदमी अब क्या म्यूचुअल फंड देखने से पहले फिर अब वो फंड मैनेजर को भी देखेगा बैठ के? हाँ, एक्चुअली ये भी एक वी वर टॉकिंग अबाउट ना कि मशीन क्यों। अब बहुत बड़े म्यूचुअल फंड्स भी रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ रुपया लगा हुआ है, बट वो भी 1-2 लोगों के विम्स एंड फैंसीज पे चलते हैं कि उसको बैंक्स अच्छे लगते हैं तो उस म्यूचुअल फंड में बैंक्स ज़्यादा होंगे, PSU अच्छा लगता है तो वहाँ PSUs होंगे। दैट इज़ द प्रॉब्लम एंड दैट इज़ वाई इज इट कि मतलब वी आर नॉट यूजिंग AI ML की अवेलेबल है। इट इज़ बिकॉज इट इज़
सर्विंग अ पर्पस। और लोग कई बार मेरे से ये भी पूछते हैं कि क्वांट मेथड्स काम करते हैं क्या। मैं बोलती हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेल में बनाए हुए मॉडल्स अच्छे होते हैं कि खराब, आप बोलेंगे तो एब्सर्ड क्वेश्चन है, उसमें डाल क्या रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। मैंने कहा AIML भी टूल है, उसमें आप डाल क्या रहे हैं, कैसे बना रहे हैं मॉडल, उस पर डिपेंड करता है। तो Okay, so final question then. You have seen the international market. Now, how many years has it been since? 31 years. 31 years since First Global went international. No, since we started, since we went international, it's about now almost 26 years, 1999. 26 years is a long time. तो 26 सालों में जो आपने इंटरनेशनल मार्केट देखा, इंडियन मार्केट देखा, तो अगर आपको ये बात समझना हो या बताना हो कि मुझे बताना हो फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने कभी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है और मैं बहुत ही बेसिक इन्वेस्टर हूं, थोड़ा बहुत ही है, तो फ्यूचर 10 years में व्हाई शुड आई पुट दैट 30 और 30+%, माने उसका ग्रोथ क्या रहा है, थोड़ा मुझे कंपैरिजन बताएं आप। अभी तो ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। एज आई सेड 10-12 साल तो डेवलप्ड मार्केट्स हैव डन मच बेटर देन इमर्जिंग मार्केट्स, बट दैट्स नॉट टू से दे विल ऑलवेज डू बेटर, बट ओवरऑल एज आई सेड कि it is not diversification from a 1-2 year perspective. Diversification is in principle thing कि आपको over a period of time उतना रखना है, because that एक तो रिस्क कम करता है, because otherwise आप एक ही मार्केट में है तो वो आप रिस्क है, रुपी डेप्रिसिएशन का रिस्क है, वो भी अलग रिस्क है। तो वो और इट इज़ नॉट कि इवन एक जैसे 2 साल पहले बात थी कि मैंने कहा इंडिया आउट परफॉर्म करेगा इस साल, बट दैट डजंट मीन कि तुम ये इसमें नहीं डालो। और हम लोग हमेशा बैकवर्ड लुकिंग रखते हैं। आपने गोल्ड का नाम लिया कि गोल्ड अच्छा करेगा 6 महीने, तो लोगों को लगेगा अभी गोल्ड में डालो, और ये प्रूव आपको किया जा सकता है कि चाहे एसेट हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इवन किसी की स्ट्रैटेजी हो, जो आपने रिसेंटली जिसने अच्छा किया आप उसको चेस करोगे तो सिस्टमैटिकली आपका रिटर्न बिलो नॉर्मल होगा, बिकॉज वो ओवर टाइम वो वापस आ जाएगा टुवर्ड्स द मीन और समथिंग एल्स विल डू बेटर। लेकिन मैं अगर आपको चैलेंज करूं कि नहीं नहीं मैं तो सोने में ही पैसा लगाऊंगा या रियल एस्टेट, दैट इज द बेस्ट रिटर्न, कैन यू challenge me back by saying that ultimately long term में 10-15 years horizon में equity will definitely even in the future beat gold, beat रियल एस्टेट? एक तो रियल एस्टेट का आप एक्चुअल डेटा देखें, अभी मुझे ऑफ हैंड नंबर्स नहीं याद हैं, बट इफ यू लुक एट द रियल एस्टेट इंडेक्स ऑफ द कंट्री, इट हैज नोवेयर बीन क्लोज टू इक्विटी रिटर्न। वो आप पॉकेट बोल सकते हैं कि हाँ गुड़गांव में मेरे अंकल ने ये लैंड लिया था और उसका ये हो गया, बट दैट्स हाईवे के बगल में या आपके ग्रेटर नोएडा में मेरे सो that apart, but nobody is saying that don't be in other asset classes. That's where I started. Asset allocation का मतलब ही ये है कि आप रखिए, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि गोल्ड में हम लोग भी रखते हैं गोल्ड, बट 25% नहीं होना चाहिए, that's too high. और गोल्ड ये सोचते हैं लोग कि दिस इज अ सेफ एसेट क्लास। अगेन आप डॉलर में गोल्ड का चार्ट देखें तो जो 1983 के आसपास का जो हाई था वो 20-22 साल बाद क्रॉस हुआ, बीच में 60% गिरा, फिर वो जो अगला हाई था वहां से 40% गिरा। तो गोल्ड हैज बीन जस्ट एज वॉलेटाइल एज एनी अदर एसेट। वो रुपया में चार्ट ठीक लगता है, विच इज बेसिकली अ रुपी डेप्रिसिएशन चार्ट। ओके ओके, very very interesting. Money, Myths and Mantras, the ultimate investment guide. The book is out now. मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा. Do have a look. It's a very interesting read. मैं तो काफी मजे से पढ़ रहा था इसको। कोशिश यही होगी कि मैं भी थोड़ा सा diversify करूं internationally as well as asset classes, and of course let's all be a little bit more careful about the rupee depreciation also. Devina, many thanks. It was amazing, real pleasure having this conversation with you. Loved being here.